दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हरियाणा सियासत की आज की कड़ी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि द मीडिया हाउस आपके लिए राजनीति से रिलेटेड ये कार्यक्रम चलाए हुए है और इस कार्यक्रम में हम हरियाणा की राजनीति को लेकर के चर्चा करते हैं। आज की जो चर्चा है उस पर हम बातचीत करेंगे कि आज हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ हलचल हुई है। और हमेशा की तरह आज फिर इस चर्चा में मेरे साथ शामिल है मेरे सहयोगी इंद्रपाल जी। इंद्रपाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद नरेश जी। इंद्रपाल जी, जिस प्रकार से हम हरियाणा की राजनीति को लेकर के एक ये कार्यक्रम चलाए हुए हैं हरियाणा सियासत जी, जिसमें हम हरियाणा में होने वाली अपडेट जो है वो दे रहे हैं, तो हम आज की अगर बात करें तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ हलचल हुई है। नरेश जी, जिस प्रकार से लोकसभा की डेट आ चुकी है और राजनीतिक गतिविधियां पूरे देश में शुरू हो चुकी हैं जी, जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे वह लोकसभा का है या विधानसभा का, उस दौरान जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो प्रत्येक दिन बदलती रहती हैं और कई बार तो बहुत ज्यादा गतिविधियां एक दिन में हो जाती हैं। आज की अगर बात करें तो जो सबसे बड़ी राजनीतिक गतिविधि है वो इनेलो को लेकर है जी। रामपाल माजरा की वापसी इनेलो में हुई है और तुरंत ही उनको इनेलो का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया है जी। दूसरी तरफ ऐसे भी समाचार हैं कि राजकुमार सैनी की भूपेंद्र हुड्डा और दीपक बावरिया से मुलाकात हुई है जी। इसके साथ राव बहादुर सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है और जेजेपी ज्वाइन कर ली है जी। और एक काफी पुराना विवाद है कैथल में, आप कह सकते हैं राजा मिहिर भोज का, ये विवाद भी फिर से दोबारा चर्चाओं में आ गया है। तो आज ये 4 पॉइंट कह सकते हैं कि मुख्य हैं हरियाणा की राजनीति में जी। इंद्रपाल जी, जैसा कि आपने बताया कि जो आज की चर्चा है जी, वो ज्यादातर हम कह सकते हैं कि इनेलो के अंदर जो गतिविधियां हुई है, एक अक्षेत्रीय पार्टी है हरियाणा की अगर बात करें तो अक्षेत्रीय पार्टियों में बड़ी पार्टी है, तो रामपाल माजरा जो कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि इन्होंने छोड़ दी थी, इनेलो को छोड़ दिया था, लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन में उस दौरान ये भाजपा में थे, लेकिन इन्होंने ये बात कह करके छोड़ दी थी, भाजपा को छोड़ दिया था कि किसानों के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो आज की अगर बात करें तो इसके अंदर वापसी जो हुई है, लेकिन अभय चौटाला ने ये कहा है कि ये वापसी नहीं है, रामपाल माजरा थोड़े रुष्ट हो गए थे, ये मान गए हैं। तो बात करें रामपाल माजरा की तो क्या कुछ मायने हैं इस बात के कि इन्होंने इनेलो में दोबारा से अपनी आस्था जता दी है। नरेश जी, जहां तक रामपाल माजरा का सवाल है, प्रत्येक राजनेता अपना राजनीतिक भविष्य देखता रहता है कि उसको बेनिफिट कहां है जी। तो रामपाल माजरा 2014 में ही बीजेपी में एक प्रकार से चले गए थे और अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी थी जी। उन्होंने भाजपा को ज्वाइन करना था, लेकिन वो किसी भी प्रकार से इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से एक बार मुलाकात करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मीडिया के माध्यम से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जानकारी मिले कि रामपाल माजरा भाजपा में चले गए हैं। तो उन्होंने ये उचित समझा कि भाजपा में जाने से पहले एक बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मिल लिया जाए और उनको पहले ही बता दिया जाए कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूं जी। तो जब वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मिलने गए तो वहां पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रामपाल माजरा को कहा कि अगर रामपाल माजरा आप भी इनेलो छोड़ेंगे तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, आपने हमेशा इनेलो के लिए मजबूती के लिए काम किया है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2014 में इमोशनल ब्लैकमेल कह सकते हैं या इमोशनल कर दिया रामपाल माजरा को, और रामपाल माजरा ने बीजेपी में जाने से अपने जो कदम थे वो पीछे खींच लिए थे। अगर उस टाइम वो बीजेपी में चले जाते तो जो उनका राजनीतिक करियर है हो सकता है वो कुछ और ही होता जी। अब बात आई उनकी वापसी की, तो कोई भी पार्टी है अपनी रणनीति बनाती रहती है। आज जो इनेलो की स्थिति है वो लोकसभा की बजाय विधानसभा को लेकर राजनीति कर रही है।
इनेलो चाहती है कि 2 या 3 सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन इनेलो का हो। 1 या 2 सीट अगर इनेलो लोकसभा में जीत जाती है तो जो जेजेपी की स्थिति थी 2019 में, उससे भी मजबूत स्थिति में इनेलो जा सकती है। और 2024 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें इनेलो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। जी, जो राजनीतिक समीकरण कुरुक्षेत्र के हैं जातीयगत समीकरण, उसमें जाट और जट सिख जो मतदाता हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और सबसे ज्यादा जो जाट मतदाता हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में वो आते हैं किलैत विधानसभा क्षेत्र में। जी, और रामपाल माजरा का किलैत की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो पुराना पाई विधानसभा क्षेत्र है उसका ज्यादातर हिस्सा भी किलैत विधानसभा क्षेत्र में है। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से अभय चौटाला कुरुक्षेत्र में जीत हासिल करना चाहते हैं। पहले भी इनका परिवार 2 बार वहां से चुनाव लड़ चुका है। अगर कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला जीत दर्ज करते हैं जी, तो हरियाणा की राजनीति में इसके बहुत बड़े मायने होंगे, क्योंकि बहुत बड़े मायने निकलेंगे उसके। जी, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र का एरिया है वो किलैत तक आ गया है, और किलैत का जो एरिया है वो फिर बांगर की सीमा वहां से शुरू हो जाती है। जी, तो बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन ये हो सकता है कुरुक्षेत्र में अगर अभय चौटाला जीतते हैं तो। जी, जैसा कि आपने इनेलो के बारे में बताया, दूसरी एक बड़ी जो खबर है वो यही है कि आज जेजेपी, हालांकि देखिए नरेश जी, जी, पहले हम इसमें थोड़ा इनेलो का और जिक्र करना चाहेंगे। जी, जी, बिल्कुल, जैसे इनेलो की रणनीति है वो पूरी तरह से जो जाटलैंड में बांगर का एरिया है मेरे हिसाब से उस पर फोकस रहेगी। जी, और इसमें खासकर वो एरिया आ जाता है जिसमें ज्यादातर जेजेपी 2014 में जीती थी। बिल्कुल, इसमें आपका नारनौंद, बरवाड़ा, उकलाना, टोहाना, नरवाना, उचाना और जुलाना, जी, ये जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें इनेलो का मुख्य फोकस रहने वाला है। और रामपाल माजरा जाट बिरादरी से आते हैं, और इनेलो का या देवलाल परिवार का हमेशा ही इस क्षेत्र में जाट वोट बैंक पर होल्ड रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष भी रामपाल माजरा को इसलिए बनाया गया कि जो ये बेल्ट है बांगर की, इसमें रामपाल माजरा का बड़ा नाम है और बहुत ज्यादा फायदा इसमें मिल सकता है। इसके साथ साथ शाहबाद, यमुनानगर और गुहला, ये भी 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इनेलो 2024 के विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं रहने वाली है। जी, शाहबाद से जेजेपी जीती थी, वो एक प्रकार से इनेलो का ही दूसरा रूप था। यमुनानगर से अभय सिंह चौटाला के जो समधी हैं दिलबाग सिंह, वहां से विधायक रह चुके हैं और पिछली बार भी बहुत कम अंतर से वो हारे थे। जी, और गोला का जो है वहां से भी जेजेपी बनी है और हमेशा ही उसमें भी जाट मतदाता काफी हैं। तो बांगर बेल्ट से अलग शाहबाद, गोला और यमुनानगर, इन सीटों पर इनेलो का फोकस रहेगा। और पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो इनेलो जाट, मुस्लिम और एससी, इन मतदाताओं पर अपना विशेष फोकस रखेगी। प्रकाश भारती जो कि बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और जी, भी इनेलो में उनका काफी बड़ा पद है, वो एससी वोट को प्रभावित करेंगे। और जो मुस्लिम क्षेत्र है वो भी काफी समय से चौधरी देवलाल के समय से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय से देवलाल परिवार से जुड़ा हुआ है। तो जाट, एससी और मुस्लिम, इन वोटों पर इनेलो का मेन फोकस मेरे हिसाब से रहने वाला है। जहां तक रामपाल माजरा के राजनीतिक करियर की बात है, 1978 में नंदकर्ण माजरा के वो सरपंच बने थे, वहीं से इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। जी, यानी कि रामपाल माजरा का अब जो राजनीतिक सफर था वो थोड़े शब्दों में हम बयां करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जी, दर्शकों देखिए, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा इन बातों को, क्योंकि इन जानकारियों को जुटाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और इंद्रपाल जी इन चीजों को लेकर के हमेशा एक्टिव रहते हैं। रामपाल माजरा की शुरुआत कहां से हुई थी राजनीति की अगर हम बात करें तो, और आज वो कहां पर है, इस बारे में अब इंद्रपाल जी बता रहे हैं। नरेश जी, 1996 में रामपाल माजरा ने
नरसिंह डांडा को हराया था, जो कि अभी मंत्री हटी हैं कमलेश डांडा जी, उनके पति थे, उनको 1996 में हराया था। और 2000 में रामपाल माजरा जीत दर्ज की थी और मुख्य संसदीय सचिव बने थे जी। 2005 में तेजीमान से वो हार गए थे। तेजीमान कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार थे, पाई विधानसभा क्षेत्र उस समय होता था जी बिल्कुल। लेकिन सज्जन ढूल जो आज टिकट मांग रहे हैं पुंडरी से, उन्होंने एक बहुत बड़ा खेला करते हुए तेजीमान की टिकट कटवा दी थी 2005 में। और तेजीमान ने फिर बगैर किसी पार्टी के आजाद प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करी थी और सज्जन ढूल तीसरे स्थान पर चले गए थे, रामपाल माजरा को उन्होंने हराया था। लेकिन जब परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद पाई विधानसभा क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया और जो पाई की राजनीतिक जंग थी वो एक प्रकार से क्लैप में शिफ्ट हो गई थी। 2009 में फिर रामपाल माजरा ने तेजीमान से अपनी हार का बदला लिया और वो जीते। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में रामपाल माजरा किलैत से आजाद प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी से चुनाव हार गए थे और 2019 का विधानसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था। जी, तो दर्शकों देखिए कहां से रामपाल माजरा ने शुरुआत की और आज वो कहां पर है, ये इंद्रपाल जी ने बताई। तो इंद्रपाल जी, मेरा जो अगला सवाल था वो जेजेपी से जुड़ा हुआ था और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो ये सवाल कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है। जी। आज की गतिविधियों की अगर हम बात करें तो राव बहादुर सिंह जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है और वो जेजेपी में शामिल हुए हैं। अगर हम बात करना चाहें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को उन्होंने क्यों अलविदा कहा है? देखिए नरेश जी, जैसे ही गठबंधन टूटा उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मीटिंग आधे घंटे चंडीगढ़ में पंचकुला में हुई है। ऐसे समाचार नहीं थे, उन्होंने भी क्लियर कर दिया था कि मीटिंग हुई है जी। और उसके बाद ये आरोप लगने लगे थे कि गठबंधन दिखावे का है, टूटा नहीं है, अंदर ही अंदर दोनों पार्टियां एक हैं। बिल्कुल, मीडिया में भी ये बातें काफी और उसका ये सबूत हो सकता है जो आज राव बहादुर सिंह ने कांग्रेस छोड़ी है। राव बहादुर सिंह ये भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, लेकिन वहां से हो सकता है कि राव दान सिंह टिकट ले जाएं जी। तो राव दान सिंह एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर महेंद्रगढ़ भिवानी से हैं, क्योंकि जो जाट वोट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण उनको मिल सकता है और जो यादव वोट है वो उनको अपने हिसाब से मिल सकता है जी। तो ये बीजेपी की भी एक रणनीति हो सकती है दुष्यंत चौटाला के माध्यम से, जो उन्होंने उनकी टिकट नहीं मिलती थी, उन्होंने चुनाव लड़ना था, कहीं जाना था जी। तो जेजेपी जिस प्रकार से राव बहादुर सिंह को टिकट देगी महेंद्रगढ़ भिवानी से, हो सकता है कि वो जेजेपी और बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा हो। जी, तो इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें राजकुमार सैनी की, जी सैनी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने भी सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है और राजकुमार सैनी की अगर हम बात करें तो राजकुमार सैनी भी अक्सर चर्चाओं में रहे हैं और पिछले 5-7 सालों की अगर हम बात करें तो वो विवादों में भी दिखाई दिए हैं। और अब की राजनीति की अगर हम बात करें तो राजकुमार सैनी जो है वो क्या गुण खिलाने वाले हैं हरियाणा की राजनीति में? देखिए नरेश जी, राजकुमार सैनी ने जो एक कह सकते हैं कि हरियाणा की राजनीति में जातिवाद का बहुत बड़ा गैप ला दिया था और उस समय लगता था कि ये बहुत बड़े नेता बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं जी, लेकिन बाद में जो समीकरण बने उसमें लगता है कि भाजपा ने इनको यूज करके छोड़ दिया और ये भी अब कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं जी। तो जिस प्रकार से समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि राजकुमार सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपक बावरिया से मुलाकात की है, तो कांग्रेस ने अभी तक अपनी लोकसभा के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की। जी बिल्कुल, हरियाणा में तो की नहीं है। तो ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तो सोनीपत की सीट पर कांग्रेस, अगर ये कांग्रेस ज्वाइन की है उन्होंने, तो सोनीपत के मैदान में इनको उतारा जा सकता है और वही सिस्टम जाट प्लस सैनी का इसमें हो सकता है और जो मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी, उनको कमजोर करने की एक रणनीति कांग्रेस की हो सकती है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में
राजकुमार सैनी का कुछ कद बढ़ जाए और कांग्रेस में अगर इनको एंट्री हुई तो सोनीपत से भी मेरे हिसाब से ये कांग्रेस के प्रत्याशी उसके बाद हो सकते हैं। जी, अगर हम बात करें हरियाणा की राजनीति में पिछले 4-5 महीने पहले एक मामला काफी चर्चाओं में रहा था और विवादास्पद वो मामला रहा था। वो मामला था राजा मिहिर भोज का। जी। आज की राजनीति की अगर हम बात करें और उस समय की राजनीति की अगर हम बात करें, उस समय भी काफी राजनीति की चर्चाएं इस पर हुई थी। तो अब की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से ये मामला जो है विवादों में आ गया है। नरेश जी देखिए, जो मिहिर भोज का विवाद था उसका शुरू में राजनीति से कोई लेना नहीं था जी। दो बिरादरियों का आपसी विवाद था, राजपूत और गुज्जर। जी बिल्कुल। जो जो दोनों जातियां हैं ये बहुत बड़े राजा हुए हैं और इन पर दोनों जातियां ये हक जता रही हैं कि हमारी जाति के राजा रहे हैं। जी। और इसमें गुज्जर समाज ने कैथल में डांड रोड पर इनकी प्रतिमा लगा दी थी। इसके बाद जो राजपूत समाज था उन्होंने इसको उठाया और मामला लास्ट में कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर रखा है जिसमें कुछ इतिहासकार भी हैं। जी। वो पूरा अध्ययन करने के बाद कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद ये मामला क्या रहता है इस पे आगे बढ़ेगी। इस मैटर में जो गुज्जर नेता थे कैथल के जी। उन्होंने अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल किया और इसमें ये उस समय आप मान सकते हैं कि राजपूतों पर उस समय लाठीचार्ज भी हुआ। जी बिल्कुल, लाठीचार्ज। तो अब कुछ जो राजनेता हैं दोबारा से इस विवाद को बुलाना चाहते हैं और उन्होंने कुछ वक्तव्य देने शुरू कर दिए हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ था उसका बदला लेने का विषय में आ गया है। अगर ये विवाद ज्यादा चल गया तो भाजपा के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। अगर ये मुद्दा बन गया तो इसका सीधा सीधा फायदा हो सकता है कि इनेलो को हो जाए। जो राजपूत समाज के वोट हैं वो किलैत विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा हैं और अगर इनेलो की तरफ राजपूत का रुझान हो गया, जाट वोट पहले ही इनेलो की तरफ वहां जाएगा, तो अगर ये इनेलो के पक्ष में चला गया तो किलैत विधानसभा क्षेत्र में भी हो सकता है कि इनेलो को इतनी लीड मिल जाए कि वो कुरुक्षेत्र पूरे लोकसभा क्षेत्र में दूसरी पार्टियों को तोड़नी मुश्किल हो सकती है अगर राजपूत और जाट किलैत में एक हो गए तो। जी, आज की राजनीति की एक और जो अपडेट थी वो ये थी कि हरियाणा सचिवालय में जो मंत्री बनाए गए थे, हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ था, उनको हरियाणा सचिवालय में दफ्तर जो है वो आवंटित किए गए थे। वो किस किस को किए गए थे? तो पहले वो किस पर थे? देखिए ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर विभागों का बंटवारा होता तो वो बड़ी खबर थी। जी। प्रत्येक राजनीतिक जानकार है उनकी नजरें हैं कि किसको क्या मंत्रालय मिलने वाला है और वो हो सकता है दर्शकों को थोड़ा अपडेट तो रहे ना। जी। इसमें देखिए हरियाणा सचिवालय में जो अनिल विज के पास कमरा था उसको सीमा त्रिखा को दे दिया गया है। दुष्यंत चौटाला के पास जो था वो कमल गुप्ता जी को दे दिया गया है। कमलेश डांडा के पास था उसको अभय यादव को दे दिया गया है। ओम प्रकाश यादव के पास जो कमरा था वो दिसंबर बाल्मीकि, अनूप धानक के पास था वो महिपाल डांडा के पास होगा, देवेंद्र बबली के पास था वो संजय सिंह के पास और जो संदीप सिंह के पास था वो सुभाष सुधा को दे दिया गया है। जी, अगर हम बात करें हरियाणा की एक और जो पिछले दिनों से चली आ रही है, राव इंद्रजीत जो है, अनिल विज जो है, कुलदीप बिश्नोई है, इनको दरकिनार करते हुए भाजपा दिखाई दे रही है क्योंकि इनको मंत्रिमंडल में भी किसी प्रकार की जगह नहीं दी गई है। तो आने वाली जो ये कहें कि आने वाली जो भाजपा की राजनीति रहेगी, रणनीति जो रहेगी, उस पर क्या कुछ असर जो है वो रहेगा इनको अनदेखी करने का? देखिए नरेश जी, राव इंद्रजीत, कुलदीप बिश्नोई और अनिल विज जी, इन तीनों की आगे की राजनीति के बारे में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत और अनिल विज तो कुछ भी गेम खेल सकते हैं। राव इंद्रजीत और अनिल विज, क्योंकि अनिल विज एक उनका अपना अलग व्यक्तित्व है, उनके मूड पर डिपेंड करता है। ऐसी भी खबरें हैं कि कई लोग तो ये कहने लगे हैं कि अनिल विज को शायद बीजेपी टिकट ना दे।
टिकट दे या ना दे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो राजनीतिक कद है, अगर बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी तो कांग्रेस उनको 1 मिनट में ले लेगी। बिल्कुल। एक उनकी आप मान सकते हैं कि एक सीट की गारंटी वो है। जी, बिल्कुल दर्शकों, यहाँ मैं थोड़ा इंद्रपाल जी को रोकना चाहूंगा। मीडिया हाउस इस बात की पुष्टि नहीं करता है, ये हो सकता है, शायद ऐसा हो, ये वो बातें हैं, क्योंकि कल को ऐसी भी खबरें चल सकती है कि मीडिया हाउस ने ये दिखाया था लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। ये संभावनाएं हैं, ऐसी हो सकती है। जी इंद्रपाल जी। और जो राव इंद्रजीत हैं वो भी हो सकता है, देखो लोकसभा में तो उनको टिकट मिल गई है, ऐसा शायद कुछ बड़ा कदम वो नहीं उठाएंगे, लेकिन लोकसभा के बाद अगर राव इंद्रजीत को कुछ ऑफर मिला, राव इंद्रजीत स्वयं की राजनीति उनकी जितनी होनी थी वो लगभग हो चुकी है जी। ये उनका हो सकता कि आखिरी लोकसभा चुनाव हो। उनकी आगे की जो रणनीति है वो अपनी जो उनकी बेटी है आरती राव उनकी राजनीति आगे चलेगी। तो आगे अगर कांग्रेस कोई बड़ा ऑफर आरती राव के लिए देती है तो ये भी आगे भविष्य में कुछ कर सकते हैं बड़ा। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के बारे में मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से वो आए हैं, अभी पीछे उपचुनाव हुआ था। बिल्कुल। तो और कोई उनके ऑप्शन है नहीं, इनेलो में भी शायद वो नहीं जा सकते, तो वो बीजेपी से बाहर शायद कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे। आरती राव का आपने जिक्र किया, आरती राव को कोई बड़ा ऑफर, मतलब किस प्रकार का ऑफर ये चाहते हैं अगर ऐसा हो तो? देखिए, मुख्यमंत्री शब्द जुड़ जाए, चाहे उप मुख्यमंत्री हो जी। उप मुख्यमंत्री का एक ऐसा पद है जिसको मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता, जिस परिवार को उप मुख्यमंत्री मतलब एक संतुष्टि का पद कह सकते हैं उसको। तो अगर कांग्रेस भविष्य में 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर कोई ऐसा ऑफर इनको दे, कई बार जिक्र चले हैं इनके, क्योंकि राव इंद्रजीत का बहुत बड़ा कद है, कई सीटों को वो प्रभावित करते हैं जी, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल दर्शकों, राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, और ये तो चुनावी काल है। चुनावी काल में तो दल बदल होते रहते हैं, बड़े बड़े झटके जो है वो लगते रहते हैं। इंद्रपाल जी, आज की अगर हम बात करें तो हरियाणा भाजपा के अंदर जैसे ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मुख्यमंत्री को बनाया गया है, मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो अब इसको भी बदला जाना लगभग संभव है, हो सकता है कि उनको बदला जाए। और ये मामला भी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद चर्चाओं में है कि अब किसको बनाया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए नरेश जी, इसमें कई नाम हैं। करनाल से जो सांसद थे संजय भाटिया, वहां से उन्होंने सीट भी छोड़ दी है, मनोहर लाल जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे जी। मनीष ग्रोवर हैं रोहतक से, और भी कई नाम हैं, कैप्टन अभिमन्यु का है जी। लेकिन आज जो सबसे बड़ा नाम एक और आया है उभर कर, अभी तक नहीं था, एक जाट नेता के रूप में सुरेंद्र पुनिया की लगातार प्रमोशन बीजेपी कर रही है जी। बरवाड़ा से 2 चुनाव वो हार गए थे, उसके बाद बहुत बड़ा पद उनको प्रदेश महामंत्री का दिया गया, और आज दिन की जो रिपोर्ट है उसमें ये सुनने में आ रहा है कि सुरेंद्र पुनिया अपने सतर पर अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं। अगर उनकी रणनीति सफल रही तो हिसार में एक बहुत बड़ा पद भाजपा का सुरेंद्र पुनिया के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो सकता है कि आपको सुनने को मिल जाए, और ये बहुत जल्द भी हो सकता है, होगा तो बहुत जल्द जी। तो दर्शकों देखिए, एक और बड़ी जानकारी ये भी हो सकता है, मीडिया हाउस इस बात पर मोहर नहीं लगाता है, लेकिन जैसे कि चर्चाएं थी कि संजय भाटिया फर्स्ट रो में खड़े हैं, बिल्कुल पहले व्यक्ति है जिनको कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन आज की अगर हम बात करें, क्योंकि राजनीति का जो सिस्टम है वो पल पल बदलते रहता है, और चुनावी काल में तो ऐसा होता है, चुनावी काल शुरू हो चुका है, पल पल की अपडेट जो है वो होती रहती है, और हमारी भी कोशिश रहती है कि हम भी आपको वो पल पल की अपडेट जो है वो देते रहे। तो आज की जो अपडेट थी बीजेपी की वो यही थी कि सुरेंद्र पुनिया जो कि बरवाला से है और प्रदेश में महामंत्री का
पद उनको नवाजा गया है तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं जो है वो भी चल रही है। इंद्रपाल जी, जाते जाते कुछ और बताना चाहेंगे दर्शकों को? नरेश जी, और तो यही कि जो मंत्री बनाए गए हैं उनकी अभी संभावना थी कि किसी भी समय उनके जो विभाग हैं उनका बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन जी, वो हरियाणा की जनता काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है इस बात का भी। वो अभी तक हुआ नहीं है, तो उस पर चर्चा हो सकती थी। बाकी तो जो कुछ था वो हम कर चुके। कुछ है इस चीज का भी कि कब अभी तक? संभावना है कि आज रात तक हो सकती है, ऐसी सूचनाएं हैं। आज रात तक हो सकती है कि किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाता है, कौन सा विभाग दिया जाता है। जी, तो दर्शकों, एक और ये बड़ी अपडेट है, आज हो सकता है कि ऐसा हो जाए, यानी कि विभागों का बंटवारा भी हो जाए। तो हरियाणा सियासत की ये जानकारी आपको कैसी लगती है, कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा, और किस प्रकार की जानकारी आप राजनीति को लेकर के चाह रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर एक नई अपडेट के साथ आपसे जरूर मिलते रहेंगे। आज की जो अपडेट थी वो हमने आपको बताई कि वो यही थी कि इनेलो के अंदर रामपाल माजरा का प्रदेश अध्यक्ष बनाना। इसके अलावा अगर हम बात करें राव बहादुर सिंह, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, जेजेपी में वो आए। राजकुमार सैनी जो है वो भी अब चर्चाओं में है, हालांकि पिछले कई सालों से वो चर्चाओं में रहे हैं। कांग्रेस उनको क्या कुछ प्रलोभन देती है या वो किस शर्त पर मानते हैं, ये भी एक बड़ी बात रहेगी। और एक और जो बड़ा था वो था कि मिहिर भोज का जो मामला था उस पर भी हमने चर्चा की है। और तीन जो बड़े नेता हम कह सकते हैं, राव इंद्रजीत, अनिल विज और कुलदीप बिश्नोई, एक जो है बीजेपी की राजनीति पर क्या कुछ असर डाल सकते हैं, ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।